नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र मैठाणी मोहन मोहंती के साथ पहाड़ भारत के लिए। आज हम यहां पर एक नए मुद्दे के साथ इकट्ठा हुए हैं, जो एक बिल्कुल नया और ज्वलंत मुद्दा जो सामने उभर कर आया पूरे उत्तराखंड के लिए। ये एक बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है और यह है NIT सुमाड़ी में स्थापित करने को लेकर। वर्ष 2009 में NIT सुमाड़ी की जो यहाँ पर स्थापना जो की गई थी, वो अभी तक अस्थायी कैंपस पर चल रहा है। लगातार इसको 10 साल इसको होने को हैं, लेकिन अभी तक NIT अपने अस्तित्व में नहीं आ पाया है। कई आंदोलन हुए हैं, कई लोग इससे जुड़े और शासनिक और प्रशासन की कमियों के कारण आज तक हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंचे। जबकि इसके साथ के पूरे देश में स्थित 10 अन्य जो NIT थी वो अपने पूरे प्रभाव में आ चुकी हैं, लेकिन पहाड़ का ये NIT जिसको लेकर बहुत सपने देखे गए थे, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज हम उस समय फिर एक बार फिर बहस कर रहे हैं, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज मानव संसाधन मंत्री हैं और आज उन्हीं के पास ये मंत्रालय है। मैं आज हमारे साथ यहाँ पर बहस करने के लिए शहर के तमाम बुद्धिजीवी और आंदोलनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पहले मैं आपको उनका परिचय करवाना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर रितांशु भंडारी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह सचिव हैं और पूर्व महासचिव रह चुके हैं। साथ में हमारे हैं भूपेंद्र पुंडीर, एडवोकेट भूपेंद्र पुंडीर, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जो यहाँ पर जो इस पूरे आंदोलन से जुड़े रहे हैं और एक प्रकार से NIT का जो पूरा आंदोलन जिन्होंने देखा है, वो है यहाँ पर समाज सेवी अनिल स्वामी जी। अनिल स्वामी जी ने पूरा का पूरा NIT का आंदोलन देखा है। तो मैं सबसे पहले अनिल स्वामी जी से ही ये जानना चाहता हूँ कि कैसे इस NIT की शुरुआत, जो ये हमारे पहाड़ की जो हमारी जो NIT जो है, जो इस नगर में जो अस्थायी रूप में जो चल रही है, इसकी शुरुआत कैसी हुई थी? अनिल स्वामी। वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा सुमाड़ी में इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी और तदुपरांत 2010 में यह NIT जो है राजकीय पॉलिटेक्निक के कुछ भवनों पर अस्थायी रूप से संचालित होने लगी। 2010 में पहले निदेशक के रूप में यह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे ही इसमें डॉक्टर HP थोराट इस संस्थान के निदेशक के रूप में यहाँ पधारे, तुरंत जो है इसके यहाँ से शिफ्ट करने की एक कवायद शुरू हो गई और ये उनका एक एजेंडा सामने आया और जो कि स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि पहाड़ विरोधी एजेंडा है। बात 2012 की है। डॉक्टर थोराट ने जो है इस संस्थान को IDPL ऋषिकेश शिफ्ट करने की पूरी अपनी कमर कस ली थी और मुझे आज तक जहाँ तक याद है कि 12 फरवरी 2012 को पहला जन आंदोलन शुरू हुआ था और इसमें मुखर होकर लोग सड़कों पे उतरे थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है ये आंदोलन आगे बढ़ता रहा। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो हमारे जो है राज्यसभा सांसद श्री कोश्यारी साहब ने जो है भूपेंद्र पुंडीर जी और दुर्गा प्रसाद नौटियाल जी की वार्ता जो है पल्लम राजू तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री से कराई थी। लेकिन सब कुछ होते हुए भी यह आगे बढ़ता रहा और थोराट साहब अपने जब कुचक्र में सफल नहीं हुए तो उन्होंने छात्रों को इसका मोहरा बना डाला और यह स्पष्ट रूप से पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई साबित हो गई। जी बिल्कुल, पहाड़ बनाम मैदान और इसके बीच में फंसा सुमाड़ी। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट भूपेंद्र पुंडीर हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पर सुमाड़ी में स्थायी कैंपस जो बनाने की जो बात चल रही थी और भूमि को लेकर जो लगातार यहाँ पर जो बात हो रही थी कि बादल फटेंगे, भूस्खलन होगा और तमाम तरह की जो बातें जो आ रही थी, इस बारे में पुंडीर जी बताएंगे कि किस तरह से इसको देखा जा रहा है अभी तक। जी,
भारत सरकार ने वर्ष 2009 में ये सैद्धांतिक फैसला लिया था कि जिन स्टेट्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, और तकरीबन 10 स्टेट्स थे, कि वहाँ पे NIT को हम खोलेंगे। उससे पहले 2007 में जो तत्कालीन HRD मिनिस्टर थे मुनि मनोहर जोशी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में एक्ट पास करवाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट। और उसका भी प्रयोजन ये था कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये संस्थान जो हैं ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, और जिनको स्पेशल फंडिंग भारत सरकार के द्वारा दी जाती है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। 2011-12 में जो है पहला सेशन शुरू हुआ। निशंक साहब मुख्यमंत्री थे, तो क्योंकि स्टेट जिम्मेदारी ज़मीन देने की स्टेट की होती है, हालांकि संस्थान सेंटर का है, लेकिन संस्थान राज्य में कहाँ बनेगा ये निर्णय लेने का अधिकार राज्य का है। तो सुमाड़ी को चयनित किया गया। सुमाड़ी चयनित हुआ तो अस्थायी परिसर के रूप में पॉलिटेक्निक का जो परिसर श्रीनगर का था और ITI का था, वहाँ पे अस्थायी परिसर बना। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा उसका जो है शिलान्यास भी किया गया, उसका शिलान्यास का पत्थर भी रखा गया। 2014 से 17 तक कांग्रेस की सरकार थी हमारी, क्योंकि वहाँ कुछ उस भूमि में कुछ वृक्ष भी थे, उनका पातन होना जरूरी था, तो उसके लिए भी परमिशन ली गई। और परमिशन जो है वो भारत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मिलती है। तो वो जब परमिशन मिली, उसके बाद उन पेड़ों का जो है उनका छपान हुआ, उनका कटान हुआ। लेकिन फिर 2017 में जो तत्कालीन HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को और कहा कि भूस्खलन और भूकंप और बादल फटने की वजह से ये जो भूमि है ये सर्वथा अनुपयुक्त है। और ऐसी ही चिट्ठी जो है HRD मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने जो है अपने प्रमुख सचिव को भी लिखी। उसके वो जो तर्क हैं बेसिकली, और यही जो दो चीज़ें हैं, ये माननीय हाई कोर्ट ने जो अभी जुलाई लास्ट में 29-30 तारीख को जो फैसला दिया है, उसमें भी उन्होंने कोट किया है माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने। लेकिन वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा तार्किक नहीं है। बिल्कुल, अगर भूकंपीय क्षेत्र है तो यहाँ पे तो तमाम बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं लगी हैं, और इतनी बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं लगी हैं। और जो भूकंपीय क्षेत्र में निर्माण होता है, तो वो निर्माण जो है वो भूकंपीय जो क्षेत्र के अनुसार होता है। वो बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसके अनुसार बनता है। और इतनी बड़ी टाउनशिप बनी है नई टेरी, वो तो NIT का जो परिसर बनेगा, स्थायी परिसर बनेगा, उससे बड़ा इस्टेब्लिशमेंट है। तो वहाँ पे जो है उस चीज़ का, और जब सुमाड़ी का जो है स्थायी परिसर के तौर पे जब ये सारी चीज़ें होंगी, उससे पहले सारी रिपोर्टें लगी होंगी। स्थलीय परीक्षण हुआ, सारा स्थलीय परीक्षण हुआ, भूमि का परीक्षण हुआ, मिट्टी का परीक्षण हुआ, और वो जगह मुफीद पाई गई। तो वो जो तर्क है बेसिकली कि भूकंप, बादल फटने का डर और लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ये अगर ऐसा है तो पहाड़ में तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये चीज़ें पहाड़ के संदर्भ में क्यों? ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत बिल्कुल सही भूपेंद्र जी। मैं रितांशु से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप छात्र भी हैं और छात्र आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं, और सुमाड़ी के आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं, NIT सुमाड़ी के आंदोलन से। और इस बीच में जो NIT के जो छात्रों ने जो मूवमेंट खड़ा किया, और जिस मूवमेंट के बदौलत श्रीनगर में जो अस्थायी कैंपस के जो छात्र थे उनको जयपुर जाना पड़ा। क्या आप इस आंदोलनों को, छात्रों के इस आंदोलनों को किस रूप में देख रहे हैं, और क्या समझते हैं कि क्या छात्रों का ये आंदोलन सही था या गलत था? देखिए, क्योंकि हम लोग छात्र संगठन से हैं, और मुझे लगता है कि जो NIT में जो आंदोलन हुआ था, जब हमने भी इस आंदोलन को, जब हमने इसका ग्राउंड जाना, तो मुझे लगता है कि अगर ये आंदोलन अगर इस बेस पे होता कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, लेबोरेटरी अच्छी नहीं है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लासेज अच्छी नहीं है, प्रोजेक्ट से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए था।
लेकिन जब हमने इसका ग्राउंड जाना तो छात्रों का जो आंदोलन था वो एकदम भी तार्किक नहीं था, क्योंकि उनकी जो मांग थी, उनकी डिमांड थी कि यहाँ पे जो पहाड़ है, यहाँ पे आने जाने में हमें दिक्कत होती है, जब छात्र पहाड़ की ओर आता है उसे उल्टियाँ होती हैं। एक छात्रा का एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, जो कि वो दुखद है वो एक्सीडेंट भी। लेकिन एक एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट को आप लोग कहीं भी स्थापित करने के लिए, इसको ट्रांसफर करने की आप लोग बात कहें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हम उस आंदोलन का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि वो आंदोलन जो था वो छात्र हितों पे नहीं था, वो सिर्फ इस बेसिस पे था कि यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, हमें ऊपर आने जाने में दिक्कत होती है, हमें उल्टियाँ होती हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। ये इस तरीके की मुझे लगता है कि कोई एक तार्किक एक आंदोलन नहीं था, जो कि मुझे लगता है कि छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे जिसमें कि ABVP लगातार रहती है, ऐसे मुद्दों का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बताना जरूरी समझता हूँ कि 2009 से लेकर और 2013 तक स्थायी कैंपस बनाने के लिए लगातार कई कमेटियों ने इसका भूगर्भीय सर्वेक्षण किया और 2013 के बाद 2016-17 में कमेटियों ने जो अपने आदेश दिए कि ये भूमि अनुपयुक्त है, ये कैंपस को बनाने लायक नहीं है। लेकिन ठीक 2019 में एक बात उभर कर सामने आती है कि ये भूमि अब उपयुक्त हो गई है। ये बात हम नहीं, ये बात कोर्ट में दिए गए एफिडेविट के आधार पर हम कह रहे हैं, जो सरकार ने अपना जो शपथ पत्र दिया है कि भूमि उपयुक्त है और यहाँ पर स्थायी कैंपस बन सकता है। मैं स्वामी जी से ये जानना चाहूँगा कि जो फुटबॉल की जो नीति जो कैंपस के लिए जो बनाई गई है NIT के लिए, जो एक पाले से दूसरे पाले में, जैसे अभी पुंडिर जी ने कांग्रेस की बात रखी कि किस तरह से इसका शिलान्यास पहले किया गया था कांग्रेस के टाइम पे और किस तरह से ये आगे की रणनीतियाँ चलती रहीं। स्वामी जी आप स्पष्ट बताएंगे कि आखिर ये फुटबॉल बन क्यों रहा है NIT? NIT के लिए आवश्यक भूमि की आवश्यकता थी 120 हेक्टेयर। सुमाड़ी क्षेत्र में इन्होंने 159 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत किया है। 19 फरवरी 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जब शिलान्यास कर दिया तो 788 पेड़ जो है काटे गए और NBCC ने 3 करोड़ रुपए में उसकी चहारदीवारी करी। उसके बावजूद गांव वालों का कहना था कि आपको जो भी भूमि इसके अलावा भी चाहिए हम उसको देने को तैयार हैं। 2013 में 120 की जगह जो है इनको 159 हेक्टेयर जमीन जो है दी गई और वो हस्तांतरित कर दी गई NIT प्रशासन के नाम पर, जिसको जो है श्रीनगर तहसील ने संपादित करा कार्य को। उसके बाद पहाड़ में सबसे खराब बात यह है कि पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ का हितैषी कोई नहीं रह गया। मैं आपको बताऊं, आपने ही जिक्र किया टेरी डैम जैसा बहुआयामी बड़े संवेदनशील इलाके में जो है टेरी डैम बना है और टेरी डैम के प्रतिस्थापन के लिए जो जगह ढूंढी गई वो पांगर खाल ढूंढी गई। पांगर खाल मेरे अनुसार नई टिहरी जहाँ पर बना है 65 डिग्री इंक्लाइन पर है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, अंग्रेजों के टाइम पे LBC एकेडमी मसूरी 65 डिग्री से ऊपर के उस पर इंक्लाइन पे बनी। कमिश्नरी पौड़ी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी पौड़ी अंग्रेजों टाइम का बना हुआ है। क्या आशा की जा सकती है कि इस तरीके की अराजक किस्म की राजनीति कि जो पहाड़ और मैदान के बीच में पहाड़ी लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझने की साजिश रखती हो या कंसेप्ट रखती हो, उसमें आज यह देखना बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी जो प्रदेश सरकार है, आज वाली जो भाजपा की डबल इंजन सरकार है, यह निश्चित रूप से जो है यहाँ के लोगों के हितों के लिए काम करना पसंद नहीं करती। हाँ बिल्कुल, कि सरकारों को चाहिए कि वो दूरदृष्टि अपनाकर और पूरी तरह से जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करें। आपका कहने का अर्थ ये था कि सरकारें जन भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं। वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, जन भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रही। जब यहाँ बांध बन सकता है तो आखिर सुमाड़ी में NIT क्यों नहीं हो सकता? इस बात को लेकर मैं पंडित जी से चाहूँगा कि
बताइए कि आखिर इस तरह की नीतियां भाजपा और कांग्रेस के बीच में क्यों उभर कर सामने आ रही हैं कि पहाड़ों के जो काम, जो मुख्य मुद्दे होते हैं, उनसे भटक जाता है। देखिए मैठाणी जी, ऐसा है, पहाड़ों में विकास के लिए जो है एक हमको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए अप्रोच रखनी पड़ेगी। जो चीज़ें किताबों में होती हैं, हो सकता है कि वो प्रैक्टिकलिटी में ना हो। अब हमारी राजधानी जो बन रही है गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है, यही, लेकिन सवाल ये है कि पहाड़ में जब कोई चीज़ बनती है, और इसी के साथ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है काशीपुर में स्वीकृत हुआ, उसी दौरान स्वीकृत हुआ, उसी ईयर में स्वीकृत हुआ, और वो भी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। वहाँ कोई नहीं, वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो थोड़ा सा हमको नज़रिया पहाड़ के लिए बदलना पड़ेगा, और थोड़ा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। पहाड़ के लिए थोड़ा अपने भीतर दर्द एक रखना पड़ेगा, तो तभी हम एक पॉजिटिव वे में दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मैं कंडारी जी से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं, और आंदोलन के केंद्र में जैसे कि अनिल स्वामी जी हैं, अक्सर जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनके केंद्र में अक्सर अनिल स्वामी जी बैठे हुए रहते हैं, और जनरल इन आंदोलनों को मुकाम तक पहुंचाने का काम भी यही करते हैं, और भाजपा भी सपोर्ट करती है और कांग्रेस भी सपोर्ट करती है। लेकिन उन सारी चीज़ों का हो नहीं पाता, और अब जो नई पीढ़ी है, जो यूथ है, वो इस पूरे आंदोलन को, ये शिक्षा का ये आंदोलन है, जो NIT का जो आंदोलन है वो शिक्षा का आंदोलन है। कंडारी जी बताएंगे कि किस तरह से युवा इस आंदोलन को देख रहे हैं और किस तरह से इस मुकाम को आगे पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये छात्रों से जुड़ा एक बड़ा आंदोलन था, और ये छात्रों के साथ साथ ये जन भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ भी एक आंदोलन था, और इसमें एक बहुत लंबा आंदोलन चला। और मुझे लगता है कि सरकारों को कोसने के साथ साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, वो आज देश के शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा मंत्री वो कहलाएंगे, वो आज शिक्षा मंत्री हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे उनकी जो मंशा है वो स्पष्ट है कि वो चाहते हैं कि NIT सुमाड़ी में ही स्थापित हो, जिसके लिए कि उन्होंने भूमि पूजन किया। भले वो भी एक विवाद का विषय लोगों ने बनाया कि दोबारा भूमि पूजन हो रहा है, लेकिन वो जो भी विषय है, उसके बाद जो पैसा रिलीज करने की बात रही, जो मेरी सुमाड़ी में अभी बात हो पाई है लोगों से, वो कह रहे थे कि उनके जो डायरेक्टर से बात हुई 909 करोड़ रुपये की वो स्वीकृत हुआ है। ऐसा मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पर MHRD शिक्षा मंत्री जो है वो स्पष्ट चाहते हैं कि NIT यहाँ पे स्थापित हो, लेकिन सरकारों को कोसने के साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ ऐसे NIT के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जैसे अभी आपने कही कि जो राष्ट्रीय महत्व संस्थान एक जो काशीपुर में खुला है, वो उसी दौरान वो स्वीकृत हुआ था, वो आज अच्छे तरीके से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इतना लंबा विवाद और इसमें जितनी भी बैरियर बनते हुए आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, निश्चित तौर पे सब जानते हैं कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो कि छात्रों को लगातार कोर्ट में भेज रहे हैं, ताकि इसमें विवाद बन सके, इसमें व्यवधान आ सके, और कोर्ट को, सरकारों को इसमें सोचने को मजबूर हो कि NIT पहाड़ में ना खुले। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग और सरकार स्पष्ट तौर पे, मुझे लगता है कि स्पष्ट है कि यहाँ पे NIT स्थापित होगा, और हम लोग इसके लिए जरूर पुरजोर हम लोग अपना भी स्टैंड रखेंगे कि NIT सुमाड़ी में ही स्थापित होना चाहिए, सुमाड़ी से बाहर NIT नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुमाड़ी के लोगों ने इतनी नाली भूमि अगर सरकार को दान में दी है, तो मुझे लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि जितना पैसा यहाँ स्वीकृत हो रहा है उतने में 2 NIT बन जाएंगे, लेकिन ये भी आप लोग देखिए कि जितनी भूमि यहाँ पे लोगों ने दान में दी है, अगर यही भूमि अगर हम खरीदेंगे तो इससे 3 गुना 4 गुना पैसा लग सकता है। इसलिए हमारा स्टैंड इसमें क्लियर है कि ABVP भी चाहती है और स्थानीय लोग सब चाहते हैं कि NIT सुमाड़ी में ही स्थापित होना चाहिए, यहाँ से बाहर ये नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका गुस्सा जायज़ है। जब वर्ष 2009 में इसकी DPR तैयार की गई थी तो लगभग 600 करोड़ की DPR थी, और आज ये बढ़ते बढ़ते 900 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और अभी जो माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार से बताया कि सुमाड़ी में ही NIT बनेगी और वहीं पर इस सारे स्थायी कैंपस को चलना है, लेकिन सबसे मजे की बात है 900 करोड़ रुपए की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन जो वित्त, अभी तक जो वित्त मंत्रालय है वहाँ से, वित्त विभाग से इसको अभी तक स्वीकृति नहीं मिल पाई है। मैं स्वामी जी से जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं और किस तरह से इस पूरे मूवमेंट को आप देख रहे हैं। सरकारें
चाहे जो भी रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इसमें निष्क्रियता जो है पक्ष और विपक्ष के नेताओं की मानूँ। पहाड़ के अंदर रहने वाले, पहाड़ में राजनीति की इच्छा रखने वाले नेता चुनाव लड़ना तो पहाड़ से चाहते हैं, लेकिन पहाड़ का भला नहीं होने देना चाहते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि बार बार जो निशंक जी की घोषणा है वो 10 दिन बाद भी हो सकती थी, क्योंकि 909 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुमोदन अभी तक इसके लिए नहीं मिला था। एक नंबर, दूसरा, जसबीर सिंह नाम के छात्र ने इस एनआईटी को शिफ्ट करने की जो बात कही थी और माननीय न्यायालय में जनहित याचिका जो दायर की गई, वह सरासर इस बात को इंगित करती है कि एक पहाड़ विरोधी लॉबी और मैदानी समर्थक लॉबी जो है इसमें सक्रिय रूप से, मैं सोचूंगा कि भूमाफियाओं का भी इसमें हाथ हो सकता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 220 मेगावाट की श्रीनगर जल विद्युत परियोजना को दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने 125 करोड़ रुपए खा के 220 की 330 कर दी। हम आपकी संवेदनशीलता पे, आपकी बौद्धिक क्षमता पे, आपकी उस पे देश प्रेम की भावना पे जो है शंका व्यक्त करते हुए यह निश्चित चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर सन 71-72 में जब गढ़वाल विश्वविद्यालय का आंदोलन हुआ था तो श्रीनगर की जनसंख्या हार्डली 5 या 7 हज़ार हुआ करती थी। मैं आपको दावा देता हूं कि उतने विषम समय में लोगों की एकता और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने जो है यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय, जो कि आज केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में है, और पहाड़ का, गढ़वाल का, पूरे गढ़वाल मंडल का एक जाना माना इंस्टीट्यूट माना जाता है। यहीं पे जो है एसएसबी की एकेडमी है, यहीं पे बहुत सारे कॉलेज हैं, यहीं पे जल विद्युत परियोजना है, और यह श्रीनगर जो है बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग का पहले से ही हृदय स्थल रहा है, समतल भूमि है। और इसके बावजूद पहाड़ का विरोध करना, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, क्योंकि एनआईटी के लिए प्रतिष्ठा का जहाँ तक सवाल है तो प्रतिष्ठा में हमने एनआईटी के छात्रों को सोशल मीडिया पे आंदोलनकारियों को और पहाड़ियों को गाली देते हुए भी देखा है, लेकिन हमने उसको प्रतिष्ठा नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें एनआईटी की आवश्यकता है। हम इन लड़कों के व्यभिचार और गलत सोच का जो है कभी समर्थन नहीं करते हैं, ना इनके उसको तवज्जो देते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो छात्र हमसे यह बोल सकता हो क्यों भाई एनआईटी के लिए क्या प्रॉब्लम है कि सर राजधानी दूर है, तो एनआईटी के छात्रों से पूछा जाना चाहिए कि वो राजनीति करने आए हैं या मुख्यमंत्री बनने आए हैं कि एनआईटी में पढ़ने आए। उन्होंने 4-5 साल पढ़ना है, अपना निकल जाना है। लिहाजा पहाड़ विरोधी गतिविधियां बंद करिए, इसके दूरगामी परिणाम बहुत गलत होंगे। और सरकारों को चेतावनी देते हैं कि अगर अक्टूबर माह तक इन बातों का सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो जन आंदोलन के लिए फिर लोग सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल सही। अभी जो 27 जुलाई 2020 को जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, लगभग 80 पृष्ठों का ये फैसला है, और इसमें साफ तौर पर एक प्रकार से सरकारों पर कोर्ट ने तमाचा मारने की कोशिश भी की है, और वो उन सारी बातों को इंगित किया गया है जो सरकार के फैसलों के विरोध में जाती हैं। अगर आप इसको बारीकी से आपने देखा हो, पढ़ा हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये फैसला किस तरह का फैसला है। इस पर एडवोकेट जो हमारे हैं और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जो हैं भूपेंद्र पुंडेर जी बताएंगे कि आखिर ये फैसला जो आया है किस तरह का फैसला और किस तरह से इसको लोग देख रहे हैं। हाँ, जो हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, ये 80 पन्ने का फैसला है। मैंने पूरा फैसला ही पढ़ा। एक चीज़ हाईकोर्ट ने कही कि 1 साल पहले हमने आदेश किया था, एक अंतरिम आदेश हमने किया था, इंटरिम ऑर्डर हमने किया था कि जो अस्थायी परिसर श्रीनगर में है उसका जो है बुनियादी ढांचा, उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो छात्रों की सहूलियतों के बारे में है, उसको आप बढ़ाइए। हाईकोर्ट को इस फैसले में लिखना पड़ा कि हमने एक इंटरिम आदेश किया था कि 1 साल पहले की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अस्थायी परिसर का, हमारे आदेश के बावजूद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। और कितनी विडंबना की बात है कि अस्थायी परिसर और वो भी 2 कैंपसों में। और हाईकोर्ट ने यहाँ तक कोट किया उसमें कि ऐसा इंस्टीट्यूट
जो राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, वहाँ एक प्रोफेसर तक नहीं है। और एक छात्र जो NIT श्रीनगर में पढ़ रहा है और एक छात्र जो NIT वारंगल में पढ़ रहा है और एक ही फीस दे रहा है, तो क्या ये छात्रों के समानता का अधिकार जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, क्या उसका उल्लंघन नहीं है? तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो माननीय उच्च न्यायालय ने करी है, और यही स्थायी परिसर को लेके किया है कि सरकार पुनः जो है उसका जो है पुनः निरीक्षण करे, उसका पुनः प्रतिपरीक्षण करे, रीएग्जामिनेशन बेसिकली करे उस जगह का। और अगर खुद वो संतुष्ट होती है कि वो जगह जो है छात्रों की, वहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है, वहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ रहेगा, उनके सुरक्षा के संबंध में जो है अगर वो सेटिस्फाई होती है तो वहाँ निर्माण करें। अब बड़ा अचरज वाली बात है कि ऐसा कैंपस जिसका ड्राइंग भी तैयार हो गया है, जिसका नक्शा भी बन चुका है और बहुत बड़ा उनका ड्राइंग जो है अस्थायी कैंपस में लगा हुआ है, तो ये सरासर जो एक हमारा सिस्टम है बेसिकली, ये उस सिस्टम का फेलियर है कि और उसमें बीच में जो है उसमें फिर हाई कोर्ट को इस तरह की जो है टिप्पणियां करनी पड़ी, क्योंकि अब न्यायपालिका और कार्यपालिका का तो क्षेत्राधिकार अलग अलग है, लेकिन हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जो वहाँ पे जो लैब है वहाँ पे सिर्फ 20 स्टूडेंट जा सकते हैं और हैं स्टूडेंट 78, और इसी वजह से NIT को अपनी सीटें 50% करनी पड़ी थी। ये इस निकम्मेपन की वजह से, जो हमारा सिस्टम का निकम्मापन है, आधी सीट करनी पड़ी। और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये भी कहा, और बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही, कि जहाँ तो पूरे देश में जो है कोविड की वजह से हाहाकार है, हर आदमी परेशान है, NIT श्रीनगर के प्रशासन ने राहत की सांस ली होगी, कम से कम 20-21 के सेशन में भी एडमिशन नहीं हुई। अगर एडमिशन हो जाते तो उन बच्चों की हम व्यवस्था कहाँ करते? तो बेसिकली हमारा तो देखिए, हमारा तो जज्बा जो है इस पहाड़ के लिए जुड़ा हुआ है। और स्वामी जी ने ठीक कहा कि जब ये श्रीनगर का डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ, यूनिवर्सिटी जब खुली थी इस शहर की बसावट सिर्फ 4 या 5 हज़ार थी। और ये मैं तो हमेशा एक बात को कहता हूँ, हर मंच पे कहता हूँ, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसा इंस्टीट्यूट है, ये सदी में एक आता है। इस बार ये हाथ से निकल गया, फिर हमारे जीते जी तो कभी नहीं आएगा। और अगर आप क्रोनोलॉजी देख लीजिए, 1965 तक भारत में रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज थे। जब देश आज़ाद हुआ था 14 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर उसके बाद एक 67 में बना, फिर उसके बाद जो है कांग्रेस रेजिम में 86 में पालमपुर हिमाचल प्रदेश में बना, हमीरपुर में सॉरी, उसके बाद जो है सिलचर में बना 87 में, सॉरी जालंधर पंजाब में, तो ये बने। अब इसके बाद जो है इन्हीं को अपग्रेड करके जो एक्ट, मैं जिस एक्ट की बात कर रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 2007, इन इंस्टीट्यूट को सरकार ने कहा कि हमारे पास जो है हमारी जेब इतनी भरी हुई नहीं है, क्योंकि आज जो है आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हमको बढ़िया इंजीनियर चाहिए, हमको बढ़िया साइंटिस्ट चाहिए, और जिससे देश आगे बढ़े। हमको विश्व में प्रतिस्पर्धा करनी है, उन मुल्कों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो उसके लिए जो हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट हम जो तैयार कर सकते हैं वो IIT है, लेकिन IIT का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उसके निर्माण का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने अब तो 2007 में ये निर्णय किया था कि जो जितने भी ये NITs हैं इनको जो है एट पार रखा जाएगा IIT के, और इनको राष्ट्रीय महत्व को संस्थान दिया जाएगा। लेकिन विडम्बना देखिए कि अगर ये डिग्री कॉलेज होता तो कोई बात नहीं, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। और जिसके बारे में एक इंटेंशन, एक मंशा जो एक्ट की है और मंशा जो सरकार की है, मंशा जो लेजिस्लेचर की है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलेगा वो इस तरह का प्रोडक्ट होगा कि जो दुनिया भर में जो है किसी भी वो बेस्ट इंजीनियर से जो कम्पीट कर सकता है। तो इसमें जो है ये संवेदन जो एक हीनता है, बेसिकली संवेदनशीलता की जो कमी है, ये वो चीज़ दर्शाती है। हाँ, बिल्कुल सही। कंडारी, ये ज़रा ध्यान दें, जो अभी तक जो पुंडरीक जी ने जो बातें जो कही हैं वो लगभग आपसे जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, युवाओं से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, छात्रों से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर मान के चल रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाई साहब ने कहा
कि अनुच्छेद 14 का जो अनुपालन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो हिमाचल के एनआईटी में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो श्रीनगर के एनआईटी में जो बच्चा पढ़ रहा है, उनके बीच में काफ़ी गैप्स हैं, जबकि वो फीस बराबर दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो 2009 के बाद, जब ये 2011-12 में जिसका पहला सेशन शुरू हुआ, उसके बाद से ही मुझे लगता है कि सरकारों की मंशा जो भी रही हो, लेकिन मैं वर्तमान सरकार की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि उसकी मंशा एकदम स्पष्ट है, क्योंकि हमारे यहीं से निकले हुए हमारे आज शिक्षा मंत्री भारत के रमेश पोखरियाल निशंक जी ने जिस तरीके से पैसा स्वीकृत करने से लेके भूमि पूजन से लेके जिस तरीके का उन्होंने जो दमखम दिखाया है, मुझे लगता है कि वो स्पष्ट है कि यहाँ पे एनआईटी बननी चाहिए। लेकिन इसके मुखर हम लोगों को दूसरी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि इतने सालों से अगर कोई भी सरकार रही है केंद्र में या फिर स्टेट में, कहाँ पे व्यवधान रहा है और कहाँ पे व्यवधान रहा है। मुझे लगता नहीं है कि एनआईटी का बच्चा, जितने बच्चों से मेरी बात होती है, काफ़ी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको जबरन मुद्दों से भटकाया जाता है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत के कारण, जो कि रीजनल बेस पे इस एनआईटी को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं, छात्रों को जबरदस्ती कोर्ट में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि माननीय न्यायाधीश का सम्मान करते हुए जो भी वहाँ पर तर्क दिया गया कि यहाँ पे जो है कि जो एक्सीडेंट का इन्होंने हवाला दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि हवाला इस प्रकार का देना चाहिए कि यहाँ पे इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, लेकिन किस प्रकार का हवाला दिया गया कि यहाँ पे हम लोग आते हैं तो वोमिटिंग होती है, पहाड़ में या इतनी सुविधाएं नहीं है, मतलब इस तरीके का हवाला देना, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे जो यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी ये क्षीण मानसिकता है कि जो कि यहाँ से एनआईटी को लेके जाना चाहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं भारत के माननीय निशंक जी, उनकी स्पष्ट मंशा है, और जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं उनकी स्पष्ट ये है कि यहाँ पे एनआईटी बनना चाहिए, जिसका कि हम लोग समर्थन करते हैं। और एनआईटी यहीं पे स्थापित होना चाहिए। वो यहाँ की जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ताकि यहाँ का छात्र भी सोच सके, वो चमोली में बैठा हुआ दूर का छात्र भी सोच सके कि हाँ, मुझे एनआईटी में पढ़ने के लिए अपना पेपर क्वालिफाई करना है, श्रीनगर में एडमिशन लेना है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अधिकतम बच्चे एनआईटी सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि एनआईटी हमारी मानसिकता से इतना दूर था कि जो कि सरकारों ने भी इसमें बहुत सारी कमी पेशियां रखी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है, सरकारों को इसमें स्टैंड लेने की आवश्यकता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, जो कि रीजनल बेस पे राजनीति करते हैं, छात्रों को भटकाने की कोशिश करते हैं, उनके छात्र को अधर में डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित भी करना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अधिकारी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर पाए। बिल्कुल सही बात खंडारी जी ने कही कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए, जो भटकाव की स्थितियां पैदा करते हैं, छात्रों का उपयोग करते हैं, छात्रों का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ पर एक जानकारी ये भी अपने दर्शकों को देना चाहूँगा कि अभी 78 करोड़ रुपए सरकार ने अस्थायी कैंपस के लिए स्वीकृत किए हैं, और आईटीआई और रेशम विभाग की 162 नाली को अधिकृत कर लिया है, और अब इस पर कार्य शुरू होने वाला है। 78 करोड़ की राशि कम नहीं होती है, 78 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, और हम इसे अस्थायी कैंपस पे खर्च यहाँ पर जो कर रहे हैं, इसको किस तरह से स्वामी जी देख रहे हैं, आप जानने की कोशिश करूँगा, आप बताएं। यहाँ पे एबीवीपी के ऋतु खंडारी भी हैं, कांग्रेस के भूपेंद्र पुंडीर जी भी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पहाड़ के अंदर एक अराजक किस्म की नपुंसक और असंवेदनशील राजनीति चल रही है। ये एनआईटी के अस्थायी कैंपस के लिए 1.5 साल से सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि रेशम फार्म जो है उसको दे दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2000 ये अभी जुलाई मास पे अंतिम उसमें जो है कैबिनेट में अब जाके ज़मीन का फैसला हुआ कि रेशम विभाग की ज़मीन जो है 18वें-19वें मत में वो था कि रेशम विभाग की ज़मीन जो है एनआईटी के लिए। तो मेरा सरकार से निवेदन है, कम से कम उत्तराखंड सरकार से, कि उसको इवेंट की तरह कोई काम करने चाहिए, और ये लारे लप्पे देके केवल झूठी बातें फैलाकर जो है लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब 1.5 साल से आप कह रहे हैं कि रेशम फार्म की ज़मीन दे दी गई है, तो 2020 के जुलाई मास के अंतिम उसमें जो है कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो रहा है, तो इस पे आपकी संवेदनशीलता पे जो है शक पैदा होता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, पहाड़ विरोधी जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे, सियाचिन 17,000 फीट पर है, ना आप जाते हैं ना हम जाते हैं, लेकिन हमारा नेशनल एक राष्ट्रभक्ति है कि वह इलाका हमारा है। उसी तरीके से इस पहाड़ के अंदर, और यह पहले से भी रहा है,
यह पहले से भी रहा है कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, जब हम उत्तराखंड मूवमेंट पे सन 84 के आसपास जो है रामनिवास मिर्धा जी के पास में गया था चंद्र सिंह गढ़वाली जी की एक डाक टिकट के लिए, तो मिर्धा जी ने को जब पता चला कि ये उत्तराखंड अलग राज्य की मांग करते हैं, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई उत्तराखंड में तो कुछ होता ही नहीं है, आप काहे के लिए राज्य मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे उस दिन कहा था कि सर एक फसल होती है उत्तराखंड में, वो देश में कहीं नहीं होती। उन्होंने कहा कौन सी होती है? मैंने कहा जी सीमा के लिए प्रहरी पैदा किए जाते हैं, ऐसी फसल देश में कहीं नहीं होती। और आपका नैतिक दायित्व है इस तरीके के संवेदनशील इलाके को, जो कि चाइना बॉर्डर पे लगता हो, इस तरीके भावनात्मक देश प्रेमी लोगों के साथ कभी भी कुठाराघात, उनकी भावना के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए। यह प्रदेश की सरकार सुन ले और देश की सरकार भी सुन। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, दरअसल जो लब्बो-लबाब आज जो हमारी इस बहस में जो उभर कर सामने आया है, इसमें 2-3 चीज़ें खास तौर पर देखी गई है। एक तो भ्रष्टाचार की बात हर किसी ने कही कि भ्रष्ट तंत्र के कारण, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण एनआईटी का मुद्दा अभी तक उलझा हुआ है। पिछले 10 सालों से हम एनआईटी को लेकर फुटबॉल वाली स्थितियों में हैं। कभी कांग्रेस भाजपा फुटबॉल खेल रही है एनआईटी को लेकर, कभी भाजपा आपस में ही इस फुटबॉल को खेल रहे हैं, और कभी ये लगातार ये पाले की गेम इधर उधर भटक रही है। इस बार जिनका ड्रीम प्रोजेक्ट था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो सत्ता में है और केंद्र में है, और उन्हीं के पास ये मंत्रालय है, तो लोगों की उम्मीदें जगी हैं, अपेक्षाएं जगी हैं, और उनसे आशाएं रखी जा रही हैं कि जल्दी ही एनआईटी का निर्माण सुमाड़ी में ही होगा, और स्थायी कैंपस जो बनेगा वो सुमाड़ी में ही बनेगा। मैं गजेंद्र मैठाणी, मोहन महंती के साथ पहाड़ भारत के लिए